हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट लेक्चर लेकर के टूल्स विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 8। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी की कहानी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। पीछे वाले लेक्चर में आपने ये चीज़ देखी थी कि हम कौन-कौन से अलग-अलग तरह के वेक्टर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज़ अ टूल इन बायोटेक्नोलॉजी। जब हम टूल्स की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 एंजाइम्स, वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हो गए, डीएनए लाइगेज हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेटेस हो गया। देन वी रिक्वायर अ वेक्टर एंड वी रिक्वायर होस्ट ऑर्गेनिज्म आल्सो। वेक्टर क्या है? बेसिकली वेक्टर एक व्हीकल है, वेक्टर एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाते हैं। हम ये जान चुके हैं कि वेक्टर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, इसके अलावा कॉस्मिड हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं। प्लांट वेक्टर्स अलग तरह के हैं, टी आई प्लाज्मिड का हम जिक्र करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में जो पाया जाता है। रेट्रोवायरसेस का भी हम जिक्र करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। एक आइडियल प्लाज्मिड के पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये भी हम जानेंगे। वेक्टर के पास अपना ORI होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेक्टर के पास जो है क्लोनिंग साइट होती है, सिलेक्टेबल मार्कर हैं, राइट। यहाँ पे ORI इधर भी लिख दिया गया है, इधर भी लिख दिया गया है, सो आप इस चीज पे मत जाइएगा। सो ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं विच आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि मैं अपने प्रीवियस सेशन में ये डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जब हम किसी भी वेक्टर का चुनाव करते हैं, चाहे वो प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, लेम्डाफाज है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, टीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरसेस, तो हमें ध्यान बेसिकली ये रखना होता है कि जो भी वेक्टर हम चुन रहे हैं वो हम किस पर्पज से चुन रहे हैं, कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसर्ट साइज जो है वो कितना है, क्या हमारा वो पैकेट छोटे साइज का है या वो बड़े साइज का है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम वेक्टर का चुनाव करते हैं और अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है ये करने का। क्या रूटीन क्लोनिंग है, डीएनए क्लोनिंग, जीनोमिक लाइब्रेरी, डिपेंडिंग अपॉन द इंसर्ट साइज एंड द पर्पस, राइट। ये सारी चीजें पीछे के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। एक एनालॉजी मैंने आपको समझाई थी कि अगर छोटा पैकेट है, एक से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए इंसर्ट साइज छोटा है, 5 to 15 KB है, सो आप एक उस हिसाब का वेक्टर चूज करेंगे। अगर आपका कोई पैकेट बड़ा है जो एक से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंसर्ट हम अपने वेक्टर का चुनाव करते हैं। अब जो चीज हमने गहराई से समझनी है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर। किस वेक्टर को हम आइडियल वेक्टर कहेंगे? चलिए जी, अब इसके बारे में जिक्र करते हैं। अब आप स्क्रीन पे मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आइडियल वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो लिखे हैं। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI होना चाहिए। बिकॉज ORI क्यों जरूरी है? बिकॉज डीएनए सेगमेंट है ना, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और आप उसे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में पहुंचा रहे हैं, तो वहां पहुंच के वो कैसे रेप्लिकेट करेगा, कैसे अपनी संख्या बढ़ाएगा, इसके लिए फिर हमारे वेक्टर के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। नंबर 2 आता है सिलेक्टेबल मार्कर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है। सिलेक्टेबल मार्कर का सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब समझ लीजिए कि आपके वेक्टर के पास डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसके जरिए आप ये पहचान पाएं कि वो वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ना। बिकॉज ये चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही हैं, आप उन्हें आंखों से देख तो सकते नहीं है कि आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मिड जिसके पास वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टोटल, वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो सिलेक्टेबल मार्कर को समझ लीजिए कि जैसे एक गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे देख करके आप पहचान लेंगे कि हाँ यही वो गाड़ी है जो आप चाह रहे थे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है उन्हें सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से किया जाता है ये भी हम जानेंगे आगे, कि भाई ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे पहचानना है और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे पहचानना है।
नेक्स्ट फीचर जो होना चाहिए कि भाई वन और मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटना है हमने वेक्टर को, तो उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए उसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए कि भाई वो किस सीक्वेंस को पहचान रहा है। मान लीजिए हम इको R1 की बात कर रहे हैं जिसका GAATTC एक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम जिसे वो पहचानता है, तो हमारे वेक्टर के पास डीएनए के सीक्वेंस में वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड उसी फैशन में आने चाहिए। छोटे साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज तो बेहतर है। स्मॉल वेक्टर्स आर इजियर टू हैंडल एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल, बट ये डिपेंड कर जाएगा आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज कितना है, राइट। देन होस्ट के अंदर वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी इनसाइड द होस्ट, द वेक्टर शुड रिमेन स्टेबल एंड इट शुड नॉट बी लॉस्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या वेक्टर जिसे हम कह रहे हैं, जब वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर के पहुंचेगा होस्ट सेल में, वहां पे उसे अपनी संख्या बढ़ानी है, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करनी है, ओके। एबिलिटी टू आइसोलेट इजीली, द वेक्टर डीएनए शुड बी इजीली एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम द होस्ट इफ यू वांट टू डू दैट। हाई कॉपी नंबर हो तो ज्यादा बेहतर है, कॉपी नंबर के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। एंड वेक्टर में एबिलिटी टू एक्सेप्ट द फॉरेन डीएनए इजीली, आसानी से वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है जी। सो व्हाट इज एन आइडियल वेक्टर, अगर मुझे ये चीज डिफाइन करनी हो, एक आइडियल वेक्टर क्या होता है। एन आइडियल वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल विच इज स्पेशली डिजाइंड to carry a foreign gene into a host cell and allow that gene to multiply। अब वेक्टर्स जो है हम वो लैब में इंजीनियर भी करते हैं, आगे हम बात करेंगे PBR322 की, PUC18, PUC19, कई तरह के वेक्टर्स हैं जो साइंटिस्ट्स ने लेबोरेटरी में इंजीनियर करे हैं, बनाए हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। सो एवरी आइडियल वेक्टर कंटेन्स सेवरल एसेंशियल पार्ट्स। एक आइडियल वेक्टर जब आपने कह दिया तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एक मुख्य बात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉपी नंबर, कि भाई जब वो प्लाज्मिड पहुंच गया है, वो वेक्टर पहुंच गया होस्ट सेल में, तो कितनी कॉपीज बनाएगा वो अपनी, और क्या वो कॉपीज जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उनमें इक्वल संख्या में डिवाइड हो जाती हैं, बंट जाती हैं बराबर। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसका कॉपी नंबर 100 है तो जब वो बैक्टीरियल सेल डिवाइड करा, उसने 2 डॉटर सेल बनाए, तो क्या उन 100 प्लाज्मिड में से 50-50 प्लाज्मिड दोनों में जाएंगे, या ये 30-20 भी हो सकता है, 45-5 भी हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। तो कॉपी नंबर एक इंपॉर्टेंट है, इट डिटर्मिन्स हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द वेक्टर दे आर गोइंग टू बी मेड इन अ सिंगल होस्ट सेल। अगला फीचर मैंने जिक्र किया सिलेक्टेबल मार्कर। तो क्या है सिलेक्टेबल मार्कर? ये भी एक जीन ही है। इट इज अ जीन दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग दोज सेल्स दैट हैव टेकन अप द वेक्टर, कि क्या एक पर्टिकुलर सेल में हमारा वो व्हीकल पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा, है ना, ये पहचानना भी जरूरी है, ओके। देन रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होगी? वो भी डीएनए का एक सीक्वेंस है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, राइट। सो ये 4 मेन चीजें हैं जो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ROP भी होता है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, या RNA1 मॉड्यूलेटर, रॉप, ROP या ROM भी कहते हैं, ROM। So together these features they make the vector an effective and reliable tool for gene cloning and other biotechnological applications। चलिए, यही बात का मैं जिक्र कर रहा था। Vector should have ROP, repressor of primer, ROP, and as I said we also call it ROM, that is it stands for RNA1 मॉड्यूलेटर। इसका फंक्शन भी हम आगे देखेंगे कि भाई जो कॉपीज बना रहा है वो प्लाज्मिड, वो अनगिनत संख्या में तो नहीं बनाता जा रहा, उसमें भी कोई लिमिट होना चाहिए ना, ठीक है जी। सो ROP कोड्स फॉर ROP प्रोटीन्स, ये कुछ ROP प्रोटीन्स बनाता है। These proteins are involved in replication of the vector and
एंड दे रेगुलेट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड। एक सेल में पहुंचने के बाद, होस्ट सेल में पहुंचने के बाद, क्या वो हजारों की संख्या में अपनी कॉपी बनाता रहे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर भी एक लिमिट होना चाहिए। अब आपके सामने ये एक वेक्टर दिखाया गया है जो कि PBR322 है, दैट इज प्लाज्मिड बॉलीवर रॉडरिज, द एक्सपेरिमेंट नंबर 322 जो लैब का कोड है। हम एक एक चीज समझेंगे आगे आने वाली क्लास में कि यहां पे ये जो इतना पोर्शन कलर्ड है, हल्का सा पिंकिश शेड, AMPR लिखा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, दो आप कह दीजिए सेलेक्टेबल मार्कर हैं। और उन जीन्स के अंदर आप देख पा रहे हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट्स हैं, BAMH1, SAL1, PVU1, PST1, EcoR1 जो कि उन जीन से बाहर है, CLA1, HIND3, you can see ROP here, repressor of primer, you can see ORI, origin of replication, ROP के अंदर PVU2 के लिए है। तो ये इस सीक्वेंस में क्यों लिखा हुआ है ऐसा, और क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रिस्ट्रिक्शन साइट होती है PBR322 में? ऐसा नहीं है, 40 से ज्यादा संख्या में रिस्ट्रिक्शन साइट हैं। एनसीईआरटी ने मेन साइट्स जो हैं वो आपके लिए हाईलाइट करी हैं। कुछ एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट इन जीन्स के अंदर ही क्यों रखी गई थी? जब बॉलीवर एंड रॉडरिज ने इसे डिजाइन करा था तो उसके पीछे भी वजह है। ये उन्होंने विलिंगली ऐसा करा था ताकि वो इस जीन को काट देंगे, जब बीच में से नॉन फंक्शनल बना देंगे तो वो ये पहचान पाएंगे कि अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चली गई तो इसका मतलब है कि जीन इंसर्ट हुआ है, अगर उसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में डाला है उन्होंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। We'll be discussing the structure of PBR322 and PUC18 and 19 in detail. चलिए, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेक्टर का जब मैं जिक्र कर रहा था तो नंबर 1 पे मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करी थी, ORI की। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये ORI क्या है। ठीक है जी, चलो, जैसे ये वेक्टर है आपके सामने, एक टोटल ये डीएनए सीक्वेंस ही तो है। यहां पे हमने दिखाया जीन ऑफ इंसर्ट, फॉरेन डीएनए डाला है, ये येलो कलर से सिलेक्टेबल मार्कर है, ये भी डीएनए का एक सीक्वेंस है, ये हरे रंग से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने हाईलाइट करा। सो व्हाट डज इट मीन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ध्यान दीजिए, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। पूरे डीएनए सेगमेंट में रैंडमली रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू नहीं हो सकता, ये चीज आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ी होगी। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जैसे एक ट्रेन है, मान लो एक गाड़ी का जो ट्रैक है रेलगाड़ी का वो सर्कुलर है, उसकी पटरी है ना, तो किसी तो एक पर्टिकुलर जगह से वो गाड़ी शुरू होती होगी ना, स्टार्ट होती होगी, इसे ऐसे समझ लीजिए। सो एनी पीस ऑफ डीएनए, अगर डीएनए का कोई भी टुकड़ा व्हेन लिंक्ड, अगर आपने जोड़ दिया इस ORI के साथ, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस मतलब ORI, इट कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो यही तो चालाकी हम करते हैं, तो हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखते हैं अपने उस प्लाज्मिड में, वो उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि हमें पता है जब हमने अपना फॉरेन डीएनए भी वहां पे डाल दिया तो वो रेप्लिकेट उसके साथ ही करेगा। This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. Now, अब जो हमारा ORI है, रेप्लिकेशन तो शुरू करवा रहा है, वो इस बात के लिए भी जरूरी है या रिस्पॉन्सिबल है कि कितनी संख्या में वो हमारे उस जीन को क्लोन करेगा, उसकी कॉपीज बनाएगा। So if one wants to recover many copies of the target DNA, then it should be cloned in a vector whose origin supports the high copy number, right? तो हर प्लाज्मिड का अपना एक कॉपी नंबर होता है। अगर मैं चाहता हूं मैं अपने फॉरेन जीन का इंसर्ट, वो टुकड़ा जिस वेक्टर में डाल रहा हूं, तो मुझे ढेर सारी कॉपीज उसकी चाहिए, तो फिर मुझे ऐसे वेक्टर का ही चुनाव करना चाहिए जिस वेक्टर का ORI हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। अब आप यहां देखिए, मैंने वही चीज दिखाई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। सो दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेक्टर। ये एक वेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओरिजिन शब्द का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे ये रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है और हमने यहां पे लिख दिया स्टार्ट, तो यहीं से ये ट्रेन शुरू होती है और मान लीजिए गोल 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 घूम करके वापस
इसी तरह से आती है, राइट। रैंडमली गाड़ी कहीं से भी शुरू नहीं हो सकती। तो इसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम वन फिक्स्ड लोकेशन एंड दैट फिक्स्ड लोकेशन इज कॉल्ड ORI. Origin of replication means the place where the DNA replication begins. Now you imagine a railway track. Every train starts from a particular station. बिल्कुल. It does not start randomly from the middle of the track. ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी वो गाड़ी शुरू हो रही है, उसका एक स्टेशन है. Similarly, DNA replication also starts from one fixed location and that is called ORI. ठीक है जी. Origin of replication. Origin of replication is not a protein, it is not an enzyme, it is a sequence of nucleotides only. So ORI is like the starting station. Every journey of replication begins here. ठीक है जी. So अब ORI क्यों जरूरी है? ये बात मैंने पहले की भी बताई थी कि ORI क्यों है. ORI नहीं होगा तो वो कैसे रेप्लिकेट करेगा फिर. सपोज यू इंट्रोड्यूस वन प्लाज्मिड इनटू वन बैक्टीरियल सेल. हमने कहा कि चलो ठीक है जी, हमने एक प्लाज्मिड डाल दिया बैक्टीरियल सेल में, उस प्लाज्मिड के पास ORI नहीं है. मान लीजिए हाइपोथेटिकली वन प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस्ड इनटू वन बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. अब प्लाज्मिड डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि ORI नहीं है, तो एक बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड चला गया, दूसरे डॉटर सेल में नहीं गया. इफ द प्लाज्मिड डज नॉट डिवाइड, वन सेल विल हैव द प्लाज्मिड, द अदर सेल विल नॉट हैव. जिसके पास नहीं है तो वो तो अब फिर हमारे किसी काम का रहा ही नहीं. वो तो अब जैसे जिसके पास था यहां पे, इसको फिर अगली सिचुएशन में, ये जो डॉटर सेल A बना, मान लो ये डॉटर सेल B है, डॉटर सेल B में तो प्लाज्मिड गया ही नहीं, डॉटर सेल A में गया. अब डॉटर सेल A डिवाइड करेगा, डॉटर सेल C और D बनाएगा, फिर से वो एक में ही आएगा, दूसरे में नहीं आएगा. ठीक है जी. सो प्लाज्मिड विल इवेंचुअली डिसअपीयर फ्रॉम द बैक्टीरियल पॉपुलेशन. ठीक है जी. विदाउट एन ORI प्लाज्मिड कैन नॉट रेप्लिकेट, फॉरेन जीन विल बी लॉस्ट. सो यही बात लिखी थी. यू इंट्रोड्यूस वन प्लाज्मिड इनटू वन बैक्टीरियल सेल एंड इमेजिन दैट द बैक्टीरियल सेल इज डिवाइडिंग, plasmid is not dividing because it is not having ORI. If the plasmid does not replicate, one daughter cell may receive it and the other may not receive it. Now eventually the plasmid will disappear from the bacterial population. Therefore before the bacterium divides, इससे पहले कि बैक्टीरिया पूरा विभाजित हो जाए, डिवाइड कर जाए, plasmid must also duplicate itself, right? So सवाल ये था that why this ORI is necessary. इससे पीछे हमने समझा था व्हाट इज ORI, है क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. फिर मैंने बताया वो जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी. ठीक है. क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली इज ORI. ये ORI है क्या? क्या ये एक प्रोटीन है? नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है. ठीक है जी. DNA replication always starts from one specific DNA sequence that is called ORI. So is ORI a protein? No, no, no. ORI is not a protein. ORI is not an enzyme. It is simply a specific sequence of nucleotides on the plasmid, right? ORI जैसे एक specific sequence है, ऐसे कुछ भी randomly लिखा मैंने. It will be recognized by the replication proteins and then they are going to replicate this particular region. So right, this is shown in a pictographic way. Now let's see here. These DNA sequences that are recognized by proteins are involved in DNA replication. So what is ORI? It is not a protein, it is not an enzyme, it is simply a sequence of nucleotides only which are recognized by specific proteins so that the replication process can start, right? उसी चीज को ये इस अलग तरीके से दिखाया गया आपको, right ji? So ORI is not a protein, it is not an enzyme, it is simply a sequence of nucleotides, a specific DNA sequence in the plasmid from where the replication is going to start. Why it is mattering? Because it ensures replication start at the right place. It controls how often, कितनी बार replication होगा. It helps to maintain proper copy number of the plasmid. कॉपी नंबर पे भी अभी हम आगे आएंगे. ये वही चीज है. एक अलग खूबसूरत सी स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार करी है इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअल में ORI क्या है, राइट? चल
अब एक सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं, है ना, एक एनालॉगस सिचुएशन। सपोज करो कि आपको एक किताब जो है वो फोटोकॉपी करनी है, तो फोटोकॉपी मशीन चाहिए। बिफोर मेकिंग द कॉपीज यू फर्स्ट प्लेस द बुक ऑन द फोटोकॉपी मशीन। मैंने इस पर रख दी, मशीन का स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा या नहीं? दबाना पड़ेगा, तभी तो कॉपियां बनेंगी, है ना। कोई पेज कॉपी करना है हमने, सो द स्टार्ट बटन बिगिंस द कॉपिंग प्रोसेस। स्टार्ट को दबाया, कट 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 कॉपी शुरू होगी, मल्टीपल कॉपीज। तो ORI को भी वही समझिए। ORI, origin of replication, is like a starting button. You press the button of the photocopy machine, it starts making the copies. Without pressing the start button, you cannot make the copies. तो इसे भी इसी तरह से एक एनालॉजी के हिसाब से, एक फोटोकॉपी मशीन के हिसाब से इस चीज को आप कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने जो देखा, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द कॉपी नंबर। कितनी संख्या में वो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट जो बन गया हमारा, वो जब पहुंचेगा होस्ट सेल में तो कितनी संख्या में वो डिवाइड करेगा। अच्छा, ये बैक्टीरिया की संख्या नहीं है। Do not confuse the copy number with the number of bacterial daughter cells which will be formed. No, copy number is referring to the number of copies of the plasmid which has entered into the host cell. Okay, so copy number is the number of copies of plasmid present in single host cell. ठीक है जी। एक प्लाज्मिड, अब देखो बैक्टीरिया अभी भी एक है, प्लाज्मिड 2 हो गए। बैक्टीरिया अभी भी एक है, प्लाज्मिड 4 हो गए। बैक्टीरिया अभी भी एक है, प्लाज्मिड 8 हो गए। 8 से 16 हो सकते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स का हाई कॉपी नंबर होता है, कुछ प्लाज्मिड्स का लो कॉपी नंबर होता है। ठीक है जी। नाउ सपोज 1 बैक्टीरियल सेल कंटेन्स 1 प्लाज्मिड। आफ्टर रेप्लिकेशन द सेम बैक्टीरियल सेल कंटेन्स 2 प्लाज्मिड्स। आफ्टर दैट 2 से 4, 4 से 8, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि उस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना है। सो द टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड 1 बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड द कॉपी नंबर। ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड दैट कॉपी नंबर इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विच आर प्रोड्यूस्ड। नो, दैट इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, और मैंने कहा प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 1 है, तो अब इसका मतलब एक ही रहेगा प्लाज्मिड, उसका तो फायदा ही नहीं अगर एक है। मान लो 4 है कॉपी नंबर उसका प्लाज्मिड का, तो 4 प्लाज्मिड बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कॉपी नंबर के कि बैक्टीरिया 4 बन गए हैं। 4 बैक्टीरियल सेल, बट सब में हमें यहाँ पे एक एक ही तो नजर आ रहा है। ठीक है जी। 1 बैक्टीरियल सेल विद 1 प्लाज्मिड, तो कॉपी नंबर 1। After replication, the plasmid has formed 4 plasmid. Bacterial cell is still 1. Copy number of the plasmid 4. After more replication cycles, 8 plasmids. Copy number of the plasmid 8. So copy number is about plasmid molecules in one cell. ठीक है जी। Last sentence देखिए। Copy number refers only to the number of plasmid molecules inside a single bacterial cell. It does not refer to the number of bacterial cells. ठीक है जी, ये चीज समझना जरूरी था, राइट। आगे बढ़ते हैं। सम प्लाज्मिड्स दे हैव हाई कॉपी नंबर, सम प्लाज्मिड्स हैव लो कॉपी नंबर। तो हाई कॉपी नंबर, जैसे कि भाई मैनी कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड यू कैन गेट इन 1 बैक्टीरियल सेल। तो जब आप चुनाव करते हैं अपने वेक्टर का, तो आप ये देख लेते हैं उसका हाई कॉपी नंबर है या लो है, राइट। 100, 200, 500 और मोर कॉपीज। Like PUC 119, it has high copy number. PBR 322 has low copy number. Some plasmids produce 100, 200, 500 या even more copies. They are called the high copy number plasmids. तो उसका फायदा क्या होगा? आपको अपना DNA जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। This helps in producing large amount of plasmid DNA inside one cell. More copies, more plasmid DNA, more foreign gene is available, right? So this is an example for a high copy number plasmid. Now we come to the low copy number plasmid. What does it mean? Low copy number कि भैया संख्या कम है। ठीक है। PBR 322 naturally has a relatively low copy number, 20,
तक जो है कॉपी नंबर हमें इसमें मिलता है, टिपिकल कंडीशन में 15 से 20। तो लो कॉपी नंबर में हम कईयों में के केस में 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सम प्लाज्मिड्स दे प्रोड्यूस वेरी लेस नंबर ऑफ कॉपीज इन वन बैक्टीरियल सेल, दे आर कॉल्ड लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड, दे मेंटेन फ्यूअर कॉपीज एंड दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द होस्ट सेल, बिकॉज जब वो प्लाज्मिड होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर रहा है तो कुछ तो वो होस्ट सेल की चीजें भी इस्तेमाल कर रहा है ना, बायोमोलिक्यूल्स, तो होस्ट के ऊपर भी तो बर्डन पड़ रहा है। कम कॉपीज है तो ज्यादा स्टेबल मेंटेनेंस ऑफ द प्लाज्मिड बना रहेगा। इट इज ऑफन प्रेफर्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ लार्ज या टॉक्सिक जीन्स के लिए हम लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, व्हाई इज हाई कॉपी नंबर यूजफुल? किन केसेस में हाई कॉपी नंबर हमें चाहिए? सपोज कीजिए दैट वन प्लाज्मिड कैरीज योर पर्टिकुलर जीन। if only one plasmid is present, you have only one copy of that gene. But if you have 500 such plasmids, so you have 500 copies of that gene. High copy number मतलब more copies of the gene, better results in cloning and expression. Depending upon your experiment, आपकी requirement क्या है, उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे low copy number plasmid या high copy number plasmid. ज्यादा कॉपीज है मतलब डीएनए आसानी से आप ज्यादा आइसोलेट कर पाएंगे, उससे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और अगर वो एक्सप्रेशन वेक्टर है तो ग्रेटर प्रोटीन भी बना रहा होगा। ठीक है जी, ऑफन ग्रेटर प्रोटीन प्रोडक्शन, एक्सप्रेशन वेक्टर मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया है। तो अब आप समझे क्या बात, हाई कॉपी नंबर क्या है, ठीक है जी, लो कॉपी नंबर क्या है, और क्या फायदा हो जाता है जब हाई कॉपी नंबर है, और हम ऐसा क्यों इस्तेमाल करते हैं हाई कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड्स। हमने ORI का जिक्र करा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच इज नॉट अ प्रोटीन, विच इज नॉट एन एंजाइम, विच इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। डज ORI कंट्रोल द कॉपी नंबर? आंसर इज यस। कैसे? नाउ सोचिए कि ORI जो है वो एक फैक्ट्री का मैनेजर है। ठीक है जी, ORI इज अ फैक्ट्री मैनेजर। नाउ डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट तरह का प्रोडक्शन करा सकते हैं। मैनेजर 1 जो है इट प्रोड्यूसेस ओनली 10 कॉपीज, सो लो कॉपी नंबर है, उसका प्रोडक्शन कम है। दूसरा मैनेजर जो है हाई कॉपी नंबर करा सकता है, मैनेजर 2 इज गिविंग यू अ हाई कॉपी नंबर, राइट? सो द सीक्वेंस ऑफ origin of replication and the proteins which are going to interact with ORI, they largely determine, इससे क्या निर्धारित होता है, हाउ ऑफन द रेप्लिकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। उस ORI का अपना सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का कौन से प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इससे डिसाइड होगा हाउ ऑफन रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। तो यानी हाउ मेनी प्लाज्मिड कॉपीज आर मेंटेन्ड इन ईच बैक्टीरियल सेल्स। सो डिफरेंट ORI सीक्वेंसेस प्रोड्यूस डिफरेंट कॉपी नंबर्स। तो सवाल यह था कि क्या जो ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है या नहीं? आंसर इज यस। द ORI स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द कॉपी नंबर, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ अब एक बड़े खूबसूरत सवाल हैं जो आपके मन में आने चाहिए। डज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रेप्लिकेट बिफोर द बैक्टीरियल सेल डिवाइड? हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंच गया होस्ट सेल में, होस्ट सेल ने भी डिवाइड करना है, प्लाज्मिड ने भी रेप्लिकेट करना है। तो बैक्टीरिया के डिवाइड करने से पहले ही प्लाज्मिड अपनी कॉपियां बना लेता है, या दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं? और जब वो कॉपीज बन जाती हैं तो क्या वो डॉटर सेल में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? दूसरा सवाल, डज द डॉटर सेल्स रिसीव इक्वल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स? सो विल आंसर दीज टू क्वेश्चंस। सुनिए ध्यान से। आफ्टर एंटरिंग बैक्टीरियल सेल, the recombinant plasmid replicates independently from its own origin of replication. जब वो एंटर कर गया बैक्टीरियल सेल में, उसका अपना ORI है, उसने कहा भैया मेरे पास अपना पूरा मैनेजर है, स्टार्ट बटन है काम कराने वाला, होस्ट सेल तुमसे थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं ले लूँगा, बट मैं अपना डिवीजन अपने आप करूँगा। बिफोर बैक्टीरियल सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड, अब बैक्टीरिया कहेगा मैं भी शांत तो नहीं बैठा रहूंगा, मुझे भी सेल साइकिल के उस पूरे प्रोसेस से गुजरने दो। बट बिफोर द बैक्टीरियल सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड, sufficient
plasmid copies. Sufficient plasmid copies are produced so that the daughter cells they inherit the plasmid. तो बैक्टीरिया ने भी विभाजित होना, डिवाइड होना शुरू कर दिया, साथ के साथ चल रही हैं ये चीजें, राइट? प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेशन. बैक्टीरिया के क्रोमोसोम ने, जीनोम ने भी तो रेप्लिकेट करना है. सो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेशन occur during the same cell cycle. They are coordinated, and they are coordinated rather than one always finishing completely before the other. ऐसा नहीं है प्लाज्मिड कहेगा रुको रुको बैक्टीरिया, तुमने डिवाइड नहीं करना अभी, पहले मुझे अपनी 500 कॉपीज बना लेने दो. नो, इट इज नॉट लाइक दिस. नाउ दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लाज्मिड डजंट ऑलवेज फिनिश फर्स्ट. ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड कहेगा देखो देखो पहले मैंने ही कंप्लीट होना है. Instead, it replicates during the cell cycle. It ensures that enough copies are present by the time the bacteria divides. ठीक है जी? तो ये बात क्लियर हो गई. जो हमारा पहला सवाल था, that does recombinant plasmid replicate before the bacterial cell divides, या फिर ये चीजें साथ साथ हो रही हैं. अब एक दूसरा सवाल भी है, does the daughter cells receive equal number of recombinant plasmids? Now I'll answer this second question, right? देखो, ये जरूरी नहीं है कि अगर 20 कॉपीज बनी है तो 10-10 ही जानी है दोनों में. ऐसा भी हो सकता है एक में 6 चली गई, एक में 4 चली गई. ठीक है, सुनिए. A recombinant plasmid enters one bacterial cell. ठीक है जी. So inside the bacterial cell you have this recombinant plasmid. This is the main bacterial genome. Imagine a single bacterial cell receiving recombinant plasmid which is carrying your gene of interest. Initially the cell has one bacterial chromosome. जब हम स्टेप की शुरुआत कर रहे हैं तो सेल के पास एक तो अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम है होस्ट सेल के पास, एंड इट हैज वन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. ये हमारी स्टार्टिंग सिचुएशन है, मान लीजिए. दिस इज द स्टेप नंबर 1. अब हम आगे देखते हैं स्टेप नंबर 2. द प्लाज्मिड स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग. प्लाज्मिड ने कहा भैया मैं रेप्लिकेट होने जा रहा हूं. प्लाज्मिड रेप्लिकेट करने लगा. 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना. So plasmid replication and chromosome replication, they are overlapping in time. Chromosome बैक्टीरिया का जो मेन जीनोम था उसने कहा मैं भी रेप्लिकेट करने लगा हूं. Both processes occur during the same cell cycle and they are coordinated. Plasmid does not wait for the bacterial chromosome to finish its replication. No, because it has its own origin of replication. It can begin the replication independently. ठीक है जी. सो प्लाज्मिड 1 2 4 देन 4 से 8 हो गया. ठीक है, यहां पे 8 आ जाएगा और ये 16 हो गए. द एग्जैक्ट नंबर कितनी बार डिवाइड करेगा ये निर्भर करेगा उसके अपने कॉपी नंबर के ऊपर, ORI के ऊपर भी, जो प्रोटीन्स उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं. एट द सेम टाइम बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज ऑल्सो रेप्लिकेटिंग, राइट, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. सो इन रियलिटी प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन ओवरलैप. लास्ट सेंटेंस देखिए. One does not necessarily finish completely before the other begins. ठीक है जी. चलो अब हमने स्टेप नंबर 2 के बाद आ गए हम स्टेप नंबर 3 पे. हमारा प्लाज्मिड कर गया कट 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 डिवाइड. बैक्टीरिया को भी डिवाइड करना है. स्टेप नंबर 3, द बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स. दिस इज द पेरेंट सेल बिफोर द डिवीजन. सपोज इट हैज 20 प्लाज्मिड्स. काउंट मत कीजिएगा, हो सकता है रैंडमली ये संख्या 20 ना हो. मान लिया 20 है. बैक्टीरियल सेल डिवाइड करा. डॉटर सेल A, डॉटर सेल B. 20 में से डॉटर सेल A के पास 10 आ गए, डॉटर सेल B के पास 10 आ गए. ये हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता है. ठीक है जी. सो पेरेंट सेल हैज 20 प्लाज्मिड्स. आफ्टर डिवीजन डॉटर सेल A will have 10 plasmid, डॉटर सेल B will have 10 plasmid. दिस इज द आइडियल सिचुएशन जो हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल? नो, द आंसर इज नो. ऐसा नहीं है. ठीक है, कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अगर पेरेंट सेल के पास 20 प्लाज्मिड्स हैं, द सिचुएशन कैन बी दैट द डॉटर सेल्स दे आर हैविंग 11 and 9. नंबरिंग पे मत जाइएगा, ये रैंडमली लिखा है यहाँ पे. 12 and 8 हो सकता है, 10 और 10 भी हो सकता है. ठीक है जी. सो प्लाज्मिड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्पेशलाइज्ड पार्टीशनिंग मैकेनिज्म्स और फॉर हाई कॉपी नंबर्स बाय प्रोबेबिलिटी. For example, if a parent cell has 20 plasmids, the possible distribution patterns can be 11 and 9, 12 and 8, 10 and 10. All of these are acceptable because each daughter cell is still receiving several plasmids, right?
फिर जब वो डिवाइड करते जाएंगे फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल हो ये जरूरी नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स इफ द प्लाज्मिड हैज अ वेरी लो कॉपी नंबर. अगर उसका कॉपी नंबर बहुत कम हुआ, imagine there are only 2 plasmids in the cell. The possible outcome can be one daughter cell has received both the plasmids and the other has not received the plasmid. ठीक है. The daughter cell receiving no plasmid doesn't have the recombinant DNA. तो इसीलिए इस बात को अवॉइड करने के लिए मैनी लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड, मान लो किसी वजह से आपको लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड यूज करना पड़ रहा है. So many low copy number plasmids, they have partition genes, PAR genes, which help to ensure that at least one plasmid copy reaches the each daughter cell, right? So imagine there are 2 plasmids. If partitioning is completely random, there is a chance daughter cell A will get 2 plasmids, daughter cell B will not get any plasmid. So the daughter cell which has not received any plasmid, the recombinant DNA is not present there. So we call it as plasmid curing or the plasmid loss. लो कॉपी नंबर में ये एक समस्या रह जाती है. इसलिए इस बात को अवॉइड करने के लिए लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स के पास पार्टीशन जीन्स होते हैं जो ये एंश्योर करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 1 प्लाज्मिड कॉपी तो हर डॉटर सेल में जरूर चली जाए. तो ये हमने सिचुएशन देखी कि अगर लो कॉपी नंबर होगा तो क्या मुश्किल हालात पैदा हो सकता है. अब देखिए हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड आपके सामने है. दिस इज अ पेरेंट बैक्टीरियल सेल. 500 प्लाज्मिड दिखा दिए हमने ऐसे. तो पॉसिबल आउटकम होगा डॉटर सेल ए में अब 250 250 जरूरी नहीं है. एक में 248 चले गए, दूसरे में 252, इसमें हो सकता है 240 चले गए हों, इसमें 260 चले गए हों. थोड़ा बहुत डिफरेंस गया तो चलेगा. दिस स्मॉल डिफरेंस डज नॉट मैटर बिकॉज both daughter cells are still inheriting plenty of plasmids. So this is one reason why high copy number plasmids are generally very stable कि हर daughter cell में पहुंच जाते हैं. ठीक है जी. Suppose you have 500 plasmids in one bacterial cell. Even if distribution is somewhat random, एक में 248 आ गए, एक में 250, ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये इतना मायना नहीं रखेगा बिकॉज तब भी डॉटर सेल्स के पास प्लेंटी ऑफ प्लाज्मिड्स आ गए हैं. दिस इज द रीजन व्हाई हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स वी से दैट दे आर वेरी स्टेबल. लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड में हमारा प्लाज्मिड लॉस होने की संभावना जो है ज्यादा रह जाती है. अगला अहम सवाल. ना हम बात कर रहे हैं एक प्लाज्मिड के पास कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए एक आइडियल वेक्टर के पास. हमने पहले जिक्र करा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, ORI का. फिर हमने जिक्र करा कि भाई उसके पास कॉपी नंबर जो है वो कितना है. अब अगली अहम चीज आती है सिलेक्टेबल मार्कर, जीन्स का वो सीक्वेंस जिसके जरिए हम पहचान पाएंगे कि होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड गया है कि नहीं गया है. सो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर. अब इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बात करेंगे कि भाई वो सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं, या हम जब PUC18 प्लाज्मिड की बात करेंगे तो हम LAC-Z जो है, LAC-Z जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के लिए कोड करता है उसका भी जिक्र करेंगे. सो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? एक ऐसा जरिया, अ की टूल पहचानने के लिए टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल बैक्टीरिया. सक्सेसफुल बैक्टीरिया कौन? भाई जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया. ट्रांसफॉर्म्ड वाली बात अलग हो जाती है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बात अलग है. ट्रांसफॉर्म तो वो कहलाएंगे जिनके अंदर प्लाज्मिड गया. भाई ये भी जरूरी नहीं होता कि जब आप बैक्टीरियल सेल और प्लाज्मिड आमने सामने रखें और अपना मैकेनिज्म करें तो वो प्लाज्मिड उसमें जाए ही. कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं. ऐसे होस्ट सेल दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. जिनमें प्लाज्मिड गया है दे आर ट्रांसफॉर्मेंट. अब उनमें भी ऐसा हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट हैं जिनके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स. और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें वो ओरिजिनल प्लाज्मिड ही चला गया जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं. सो दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. चलिए देखते हैं. Imagine an experiment in which you have mixed the bacteria with so many plasmid. So many bacteria, so many plasmid. Did every bacterium receive the plasmid? The answer is no.
हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड जाए ये जरूरी नहीं है। यहां पे इस फ्लास्क में मैंने ये बैक्टीरिया और ये नीले रंग वाले प्लाज्मिड रखे, तो क्या हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड घुसा? नहीं। ओनली अ फ्यू बैक्टीरिया हैव रिसीव्ड द प्लाज्मिड, दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट। नाउ अब जिनके अंदर गया है और जिसमें नहीं गया, अभी मैं कैसे पहचानूं? तो इसके लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नाउ विदाउट सिलेक्टेबल मार्कर यू आर हैविंग सो मेनी बैक्टीरियल कॉलोनीज, बट इफ यू हैव अ सिलेक्टेबल मार्कर, सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप उस बैक्टीरिया को उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में ग्रो करके देखिए कि क्या वो जिंदा रह रहे हैं या वो जिंदा नहीं रह रहे हैं, तो उसके अनुसार फिर हम पहचान पाएंगे। अब जैसे PBR322 की बात हम करते हैं, तो उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो डेलिबरेटली जो है बॉलिवर एंड रॉड्रिज ने वो प्लाज्मिड ऐसे क्रिएट करा था जिसमें ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में इस्तेमाल किए जा सके। एक जीन को काट दिया उन्होंने, इन द सेंस कि अगर उसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में, सपोज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में उन्होंने कट लगा के जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो वो जीन नॉन फंक्शनल हो गया उनका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और अगर हम उस बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करने की कोशिश करेंगे टेट्रासाइक्लिन पे, तो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है जी, चलिए। सो हाउ सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स? सिलेक्टेबल मार्कर इज अ जीन दैट गिव्स रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। ये एक तरह के सिलेक्टेबल मार्कर है, और भी तरह के हो सकते हैं। व्हेन बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ मीडियम कंटेनिंग दैट एंटीबायोटिक, only those bacteria will be surviving, they will be those who have received the plasmid. The bacteria without the plasmid, they will die. So that means plasmid डिजाइन करते समय हमने इस बात का अहम ध्यान रखा कि उसके पास एक पहचान चिन्ह होना चाहिए, जिसके जरिए हम ये पहचान पाए कि हमारे इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड गया है कि नहीं गया है। नो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक पे ग्रो नहीं होगा, प्लाज्मिड गया है एंटीबायोटिक पे ग्रो करेगा अगर एंटीबायोटिक जीन फंक्शनल है। पीबीआर वाली बात से इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वहां पे हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे पहचानते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी। सो अ सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स यू टू फाइंड द रेयर सक्सेस कि आपका प्लाज्मिड चला गया। इमेजिन एन एक्सपेरिमेंट इन विच यू हैव मिक्स्ड द बैक्टीरिया विद प्लाज्मिड। डिड एवरी बैक्टीरियम रिसीव द प्लाज्मिड? आंसर इज नो. Maybe 1 out of 1000 bacteria, they have actually taken up the plasmid. So how will you identify that one successful bacteria? ठीक है, 1 तो नहीं, चलो ज्यादा होगा, बिकॉज आप सिर्फ 1000 लेके तो नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट ज्यादा लेके कर रहे होंगे, और बैक्टीरिया डिवाइड कर करके कॉलोनी बना देंगे अपनी पूरी। सो सिलेक्टेबल मार्कर आपकी इस चीज में मदद कर रहा है, यह पहचानने में कि आपके होस्ट सेल के अंदर वो प्लाज्मिड एंटर करा है या नहीं करा है। सो सिलेक्टेबल मार्कर इज एक्चुअली व्हाट? ये भी तो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही होगा ना। अ सिलेक्टेबल मार्कर इज यूजुअली एक ऐसा जीन दैट गिव्स द होस्ट सेल एक खास तरह के कोई फायदा दे दे, कोई एडवांटेज दे दे। मोस्ट कॉमनली इट इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, right? So plasmid with ampicillin resistant gene, for example, plasmid may carry a gene that provides resistance to ampicillin और resistant to tetracycline, या दोनों के लिए भी हो सकता है। So suppose अगर ampicillin resistant gene हमारे प्लाज्मिड में है, तो ये हमारे लिए पहचान की एक बात हो जाएगी। when the bacteria जिसमें हम सोच रहे हैं प्लाज्मिड गया है, when the bacteria are grown on a plate, culture plate, उस कल्चर का कॉम्पोजिशन क्या है वो भी हम जानेंगे, अगार यूज करते हैं और क्या क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। when bacteria are grown on a plate containing ampicillin without plasmid, bacteria are dying, जिनके पास गया ही नहीं, उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। with plasmid they are very happy, we are growing, so हम ये श्योर हो गए कि भाई हाँ बैक्टीरिया with the plasmid they are surviving, right? so that was about selectable marker. अगली बात जो हमने अहम पढ़ी थी, एक प्लाज्मिड के, आइडियल प्लाज्मिड के फीचर्स में नेक्स्ट चीज क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स। भाई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपने कट लगाना है, जहां पे आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। सो नाउ कम्स द प्लेस वेयर वी हैव टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर भी हो सकती है। अगर आप उस सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर वो रखते हैं अपना रिस्ट्रिक्शन साइट, तो जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, वो सिलेक्टेबल मार्कर वाला जीन खुद नॉन फंक्शनल हो गया। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए अगर था तो फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, इमेजिन आपने एक सूटकेस खरीदा है, तो सूटकेस को खोल के उसमें कुछ रखने का एक जगह तो होनी चाहिए। सूटकेस मस्ट हैव एन ओपनिंग वेयर यू कैन प्लेस योर क्लोथ्स, राइट?
विदाउट एन ओपनिंग हाउ विल यू पुट एनीथिंग इनसाइड। सो यही बात है कि भाई आपका वो जो वेक्टर है, प्लाज्मिड है, अगर वो प्लाज्मिड है तो उसमें कहाँ पे जीन घुसाना है, अपने कहाँ पे जीन एंटर करना है, वो रिस्ट्रिक्शन साइट है। अ वेक्टर नीड्स स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट भी डीएनए का सीक्वेंस ही है, वेर यू कैन कट ओपन restriction enzymes, they cut the vector at these restriction sites, the molecular scissors, restriction endonucleases, और वहां पे वो आपका फॉरेन जीन डाल देंगे। restriction sites वो openings हैं that allow us to insert our gene of interest into the vector। उस opening के लिए उसे मतलब उसे काटने के लिए हमें एंजाइम चाहिए। ठीक है जी, सिंपल एनालॉजी देख लीजिए। जो जितनी बातें हमने पढ़ी, हमने अभी तक क्या क्या बात करी थी, हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करी, कॉपी नंबर की बात करी, सिलेक्टेबल मार्कर की और रिस्ट्रिक्शन साइट की। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मान लो एक ट्रक है, ट्रक का जो इंजन है विच कीप्स द ट्रक रनिंग एंड अलाउज द प्लाज्मिड टू बी कॉपीड, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ट्रक का इंजन, उसका स्टार्ट बटन, उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कॉपी नंबर, हाउ मेनी आइडेंटिकल ट्रक्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। ठीक है जी, वो ट्रक गया, मान लो ट्रक प्लाज्मिड है, होस्ट सेल में गया तो कितने और ट्रक बन जाएंगे, वो कॉपी नंबर है। सिलेक्टेबल मार्कर, उस ट्रक का अपनी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, द ट्रक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और द स्पेशल परमिट विच अलाउज यू टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट ट्रक। एंड रिस्ट्रिक्शन साइट, भाई उस ट्रक के अंदर कोई दरवाजा, कोई जगह होगी जहां पे अपना कार्गो या सामान रखोगे। सो द कार्गो डोर वेयर द पार्सल इज जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टू बी लोडेड। तो एक एनालॉजी हो गई हमारे पास, एक आइडियल वेक्टर को एक डिलीवरी ट्रक की तरह मान लीजिए, जिसके पास ये और ये फीचर्स होने चाहिए। ठीक है जी, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द characteristic features of an ideal vector starting from origin of replication, copy number, then selectable marker। ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।